जय हिंद। बिहार पुलिस 2023 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आज हम लोग मॉडल सेट 9 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें खान सर के नोट्स के द्वारा जो बनाया हुआ है इसमें बहुत ही अच्छी तरह से डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। वीडियो की शुरुआत करते हैं उससे पहले खान सर का एक मोटिवेशन है कि जो पानी से नहाएगा वह अपना लिबास बदलेगा, जो पानी से नहाएगा वह अपना लिबास बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा वह एक दिन इतिहास बदलेगा। तो इसी के साथ अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पर कर ले, जिससे आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का समान अर्थ होता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का समान अर्थ क्या होता है? तो इसका समान अर्थ होता है श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य होता है। नेक्स्ट है कि दलहन का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है, मतलब सबसे ज़्यादा जो दलहन की जो फसल है वह किस देश में होगा, तो वह भारत के अंदर होता है। अब पूछेगा कि कितना भारत के अंदर कितना परसेंट पूरा विश्व का होता है, तो भारत में टोटल उत्पादन का विश्व में जितना भी उत्पादन होता है उसका 25% भारत के अंदर होता है। अब पूछेगा कि इसके बाद भारत के बाद दलहन का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो इसके बाद दलहन का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वह स्पेन में होता है। कहाँ होता है? तो स्पेन के अंदर होता है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15वें वित्त आयोग ने राज्यों की हिस्सेदारी कितना प्रतिशत रखने की सिफारिश की है? राज्यों की हिस्सेदारी कितना प्रतिशत रखने का सिफारिश की है, तो ये 15वें वित्त आयोग ने तो 41% रखने की सिफारिश की है। जबकि अगर 14वें वित्त आयोग में राज्यों की हिस्सेदारी की बात किया जाए तो 42% रखने की सिफारिश की गई थी। अब है कि राज्यों को 41% हिस्सेदारी के तहत 2021 से 2026 की अवधि में कुल 42.2 लाख करोड़ रुपया मिलेंगे और 10.33 लाख करोड़ रुपया अनुदान राशि के रूप में मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? भारत में जो कृषि है उसका निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है, तो जनसंख्या का दबाव तो हो सकता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी भी हो सकता है, भू जोतों का आकार ये भी हो सकता है और सहकारी कृषि ये नहीं है। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह 39 का बी हो जाएगा। अब है कि भारतीय कृषि भूमि की निम्न उत्पादकता का मुख्य कारण जनसंख्या दबाव, भू जोत का छोटा आकार और प्रच्छन्न बेरोजगारी सभी है, लेकिन सहकारी कृषि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 40 नंबर की हाल ही में आयोजित आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? तो आईपीएल जो 2022 में हुआ था उसका खिताब पीछे वाला 22 का है, तो इसका जो खिताब है वह गुजरात टाइटंस ने जीता था। और आईपीएल 2023 में जो हुआ है वो आप लोग कमेंट में बताइए कि वह किस टीम ने जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि बिम्स्टेक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन गलत है इसके बारे में? तो इसकी स्थापना 6 जून 1997 में हुई थी, सही बात है। इसका मुख्यालय बांग्लादेश के ढाका में है, तो ये भी सही हो जाएगा। यह दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच संपर्क प्रदान करता है, बिम्स्टेक का यह काम है, तो ये भी सही हो जाएगा। इसके सदस्य देश बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, मालदीव और श्रीलंका, यह गलत हो जाएगा क्योंकि बिम्स्टेक का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो लिखा रहता है बिम्स्टेक का जो पूर्ण रूप होगा वो बे ऑफ बंगाल इंटेक्टिव फॉर मल्टी स्टेकुलर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन होता है। मतलब हुआ कि यह बांग्लादेश की खाड़ी, मतलब बंगाल की जितना भी खाड़ी के किनारे स्थित 5 गो देश इसमें होगा। अब कौन कौन होगा वो देख लेते हैं। भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका तथा 2 अन्य देश इसमें और है, नेपाल और भूटान क्षेत्रीय संगठन है। मालदीव इसका सदस्य नहीं है, जो कि हमारा डी ऑप्शन में मालदीव भी दिया हुआ था, इसीलिए डी क्या होगा, गलत हो जाएगा, इसमें मालदीव नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भारत की प्रथम महिला सांसद कौन थी? तो भारत की जो प्रथम महिला सांसद थी वह राधाबाई सुब्बारायन थी। कौन थी? राधाबाई सुब्बारायन, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखते हैं कि भारत की जो प्रथम सांसद राधाबाई सुब्बारायन थी, मतलब वो कब सांसद बनी? तो 1938 ईस्वी में सांसद बनी। अब भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री तो राजकुमारी अमृता कौर। कौन थी? तो राजकुमारी अमृता कौर। अब है कि वह कब से कब तक? तो 1947 से 57 तक भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री के पद पर थी। स्वास्थ्य मंत्री के पद पर कब से कब तक? तो 47 से 57 तक। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका थी, प्रथम महिला शासिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2022 में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का संपन्न हुई है।
2022 में जो 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ संपन्न हुई थी, तो वो जो हुई थी वह नैरोबी के अंतर्गत हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपाल की संसद का क्या नाम है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि बिहार पुलिस और जितना भी पुलिस से संबंधित जो है उसमें यह क्वेश्चन अवश्य रहता है। तो यह पूछा गया है कि नेपाल की संसद का क्या नाम है, तो इसको राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय पंचायत। जबकि जातीय संसद कहीं कहीं लिखा रहता है, तो जातीय जो संसद है वह बांग्लादेश के अंदर है। जातीय संसद कहाँ है? तो बांग्लादेश। अब भूटान की संसद का नाम अगर पूछेगा तो वो टोएगडू हो जाएगा, टोनसोगडू हो जाएगा। कहाँ का? तो ये भूटान का संसद। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का गठन कब हुआ था? तो इसका जो गठन है वह 11 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 11 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। अगर पूछेगा कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में। इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य संसार के श्रमिक वर्ग की श्रम और आवास संबंधित अवस्थाओं में सुधार करना इसका लक्ष्य है, इसका कार्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। अभी तक अगर आप वीडियो देखते हुए आए हैं तो आपको लग गया होगा कि इस एक वीडियो से आपको कितना सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और जाके प्लेलिस्ट में देखिए, इस तरह का 8 से 9 वीडियो कराया जा चुका है। अगर इतना वीडियो अगर आप कर लेते हैं तो कम से कम तो 5 नंबर अवश्य आपका हर सेट में बढ़ जाएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून, तो इसका आंसर हो गया। अब है कि विश्व पर्यावरण दिवस की जो सुरक्षा और संरक्षण हेतु पूरे विश्व में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तो पूरा वर्ल्ड में। अब है कि इस दिवस को मनाने की जो घोषणा है वह संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृतियां लाने के लिए कब किया था? तो यह 1972 ईस्वी में किया गया था, जो 5 जून 1973 को पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया। पूछेगा कि पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, तो 5 जून 1973 को इसका जो घोषणा हुआ था 1972 में हुआ था। अब विश्व पर्यावरण दिवस 2022 में जो था उसका थीम क्या था? तो ओनली वन अर्थ, मतलब है कि केवल एक पृथ्वी, इसका थीम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांचीपुरम का मंदिर किस शहर में अवस्थित है? बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है कि कांचीपुरम का मंदिर किस शहर में अवस्थित है। तो ये जो मंदिर है वह चेन्नई में है। कहाँ है? तो चेन्नई में। अब कांचीपुरम का जो मंदिर है वो तो चेन्नई में है। अब इसको किसने बनवाया? तो इसको पल्लव राजा द्वारा बनाया गया, क्योंकि पल्लव का ही जो राजधानी था वो कांचीपुरम था। पल्लव का राजधानी कहाँ है? तो कांचीपुरम है। तो इसको पल्लव राजा द्वारा बनाया गया। इस मंदिर में 8वीं शताब्दी में राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिसको हम लोग राज सिंह भी कह सकते हैं, अपनी पत्नी की प्रार्थना पर बनवाया था। मतलब उनकी जो पत्नी थी वह कही थी, तो इस पे वह बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शपथ ग्रहण का प्रावधान है? मतलब शपथ ग्रहण का प्रावधान है, तो ये अनुसूची 3 में हो जाएगा। अब है कि इस संवैधानिक पदाधिकारियों में राष्ट्रपति कौन कौन आ जाएंगे? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल के शपथ का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 3 में नहीं है। मतलब अनुच्छेद जो 3 में है उसमें, अनुसूची जो 3 है उसमें कौन कौन नहीं आ जाएंगे? तो संवैधानिक पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, ये 3 का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं किया गया, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? पहले 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? किस पे उल्लेखित योजना पर आधारित है? तो वह हो जाएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। अब है कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1935 मतलब 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था तथा राज्य में द्वैध शासन समाप्त कर, मतलब जो पहले से जो द्वैध शासन आ रहा था उसको समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार क्या हुआ था? अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी, जिसमें क्या हुआ था कि जिसमें राज्यों और सियासतों की एक इकाई की तरह मनाया गया। अब है कि इसके केंद्र और इकाइयाँ मतलब राज्यों एवं रियासतों दोनों के बीच 3 सूचियाँ मतलब संघ सूची, राज्य सूची या संवर्ती सूची के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया गया। केंद्र और राज्य के बीच 3 जो सूची है, संघ, राज्य और संवर्ती, तीनों के आधार पर शक्तियों का बंटवारा भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर ही किया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दिया गया।
और प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया गया। द्वैत शासन का अंत हुआ और प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ हुआ। राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वायत्तता तरीके से शासन का अधिकार इसमें दे दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि संविधान सभा के चुने गए पहले अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। तो पहले जो अस्थाई अध्यक्ष थे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब पूछेगा कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुआ था कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। मतलब उस समय जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे। कब? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक। अब है कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। कब? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहकर संबोधित किया था। राजनीतिक जन्मपत्री कहकर संबोधित किया था, तो वह के.एम. मुंशी ने। किन्होंने? तो के.एम. मुंशी ने। अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। वह किसने कहा था? हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अब है कि एन पालकीवाला के प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। संविधान के परिचय पत्र किसने कहा प्रस्तावना को? एन पालकीवाला ने। के.एम. मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहा। अगर जन्मपत्री पूछ ले तो के.एम. मुंशी, अगर परिचय पत्र पूछ ले तो एन पालकीवाला, अगर पूछ ले कि दीर्घकालिक सपनों का घर तो अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। किसका सुमेलित सही नहीं किया गया है? तो अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है, सही है लिखा हुआ। उसके बाद अनुच्छेद 139 में सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति है, ये भी सही है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति है, ये भी सही है। लेकिन अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय के अभिलेखीय न्यायालय है, यह गलत हो जाएगा। अब देखते हैं कि 215 में क्या लिखा हुआ। तो पहले तो है कि 216 में क्या है, तो उच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है, ये तो गलत है। तो 216 में क्या होगा? तो वो होगा कि उच्च न्यायालय का गठन सिर्फ लिखा हुआ है 216 में। अनुच्छेद 215 में क्या है? तो उच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है। तो यहाँ पे 216 की जगह कितना होना चाहिए था? तो 215 होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है तो जनसंख्या तो राज्य में होना ही चाहिए, संप्रभुता भी होना चाहिए, भू राजस्व भी होना चाहिए, लेकिन संविधान राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। अब देखते हैं कि राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। क्या क्या होते हैं? तो जनसंख्या होते हैं, भूभाग होते हैं, मतलब जमीन होना चाहिए, सरकार शासन सत्ता भी होना चाहिए, संप्रभुता। राज्यों के इन चारों तत्वों में संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। 4 तत्व है, जनसंख्या है, भूभाग है, सरकार है और संप्रभुता है। तो संप्रभुता मतलब सबसे मेन तत्व है, मतलब सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। संप्रभुता के बिना कोई राज्य अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से राज्य नहीं कहा जा सकता, मतलब उसको हम राज्य नहीं कर सकते। जैसे कि 1947 के पहले भारत राज्य नहीं था क्योंकि भारत के पास संप्रभुता नहीं था, मतलब अपने आप में शक्ति उसका नहीं था, इसलिए उससे पहले भारत राज्य नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। निम्नलिखित में से किसे संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है, तो वह लागू कौन कर सकते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों में हो सकता है। अब संविधान का जो अनुच्छेद 13 है वह मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालयों को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है। यह शक्ति केवल उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को ही दिया गया है, मतलब उच्चतम न्यायालय कर सकता है ना, तो उच्च न्यायालय। अपनी इस शक्ति के अधीन उच्चतम न्यायालय एक उच्च न्यायालय विधानमंडलों द्वारा पारित ऐसे किसी भी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं जो संविधान के भाग 3 में दिए गए किसी भी उपबंध की असंगति में है। मतलब भाग 3 में जितना भी उपबंध दिया हुआ है उससे अगर असंगति में है तो उसको असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक तत्व को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब देखते हैं कि भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को 1937 के आयरलैंड के संविधान से लिया गया, मतलब आयरलैंड के जो संविधान है वो 1937 ईस्वी का है।
और राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वह देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं और भारत के संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक संविधान शामिल है, जिसको हम लोग डीपीएसपी भी इंग्लिश में करते हैं। इस तत्वों का कार्य एक जन कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना है। इसका काम क्या है? तो वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना, एक जन कल्याणकारी राज्य मतलब जनता का जिसमें कल्याण हो वैसा राज्य की स्थापना करना डीपीएसपी भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान मूल कर्तव्य शामिल किया गया है? जो मूल कर्तव्य है वह किसकी अनुशंसा पर? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा बार पूछा हुआ क्वेश्चन। यह स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर किया गया है। अब भारतीय संविधान में भाग 4 के 1 के तहत अनुच्छेद 51 के 1 को क्या किया? जोड़कर उसके अंतर्गत नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? तो यह 1976 में हुआ था, द्वारा शामिल किया गया, जो कि स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर आधारित है। अब वर्तमान में पूछेगा कि कितना मूल कर्तव्य है? 11 गो मूल कर्तव्य है। प्रारंभ में कितना था? तो 10 गो था, जिसके बाद 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो भारतीय संविधान के 86वां संवैधानिक संशोधन द्वारा इसको क्या किया गया? तो इसको जोड़ा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य नहीं होते हैं। राष्ट्रपति के जो निर्वाचन मंडल में जो सदस्य नहीं होते, कौन नहीं हो सकते? तो दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के सदस्य नहीं हो सकते। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं और राज्य के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं, लेकिन दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के सदस्य नहीं हो सकते। अब है कि संविधान के अनुच्छेद कितना में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल के सदस्य है का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 54 में है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्यों का प्रावधान अनुच्छेद 54 में है। अब भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद कितना में? तो यह 55 में है। किस प्रकार होता है भारत का राष्ट्रपति का चुनाव? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जिसको हम लोग कह सकते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। अब है कि राष्ट्रपति को भारत के संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, राज्य विधायिका जिसको हम लोग विधानसभा कहते हैं, के निर्वाचित सदस्य एवं दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए चुना जा सकता है। दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य चुन सकता है। राष्ट्रपति के निर्वाचित संबंधित किसी भी विवाद में निर्णय लेने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। कोई भी विवाद होगा तो उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ही इसमें निर्णय ले सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद अगर व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, किसके प्रति? तो राष्ट्रपति के प्रति। अब है कि मंत्रिपरिषद का गठन किसके सलाह से होता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करते हैं। सलाह लेते हैं प्रधानमंत्री से, लेकिन राष्ट्रपति करते हैं। यह प्रावधान कहाँ दिया गया, मतलब किस अनुच्छेद में यह कहा गया है? अनुच्छेद 74 के 1 के अनुसार यह उपबंध है कि राष्ट्रपति को उनके कृत्यों के संचालन एवं शक्तियों के प्रयोग में सहायता और मंत्रण देने के लिए एक मंत्रिपरिषद क्या होगा? तो मंत्रिपरिषद होगा। अब है कि संघीय मंत्रिपरिषद का गठन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। सलाह प्रधानमंत्री देते हैं। मंत्रिमंडल का जो गठन है वह कैबिनेट स्तर पर मंत्रियों से होता है। मूल संविधान में कैबिनेट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था। तो जो पहले जो संविधान था उसमें कैबिनेट नहीं था, परंतु इसको क्या किया गया कि जो 44वें संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 1978 में, 44वां 78 में हुआ था, याद रखिएगा। इसके द्वारा अनुच्छेद 352 के तहत कैबिनेट शब्द को सम्मिलित किया गया। पूछेगा कि कैबिनेट जो शब्द है मूल संविधान में था? तो नहीं था। कब जोड़ा गया? तो यह जो कैबिनेट शब्द है वह सामूहिक रूप से कैबिनेट शब्द को मतलब किस अनुच्छेद में? पहले तो पूछेगा कि कब जोड़ा गया, तो 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। किस अनुच्छेद में रखा गया? तो अनुच्छेद 352 में इसको रखा गया। अब है कि अनुच्छेद जो 75 के 3 है उसके अनुसार क्या होता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। या अगर पूछ ले कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति, ये जो ऑप्शन में दिया लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से किस अनुच्छेद में होगा? तो 75 के 3 के तहत। संविधान के अनुच्छेद 75 के अगर 2 के अनुसार कहेंगे तो मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। अगर व्यक्तिगत लग जाए कि मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के उत्तरदायी होता है 75 के 2। अगर मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है तो 75 के 3 याद रखिएगा दोनों में। निम्नलिखित में से कौन सा
संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वह लोकसभा अध्यक्ष कौन कर सकते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों संयुक्त सदनों की लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, तो कन्फर्म है। अब है कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, जब अध्यक्ष नहीं रहेंगे तो संयुक्त बैठक में लोकसभा का उपाध्यक्ष पीठासीन होगा, मतलब वह करेंगे कौन, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष। अब है कि यदि वह भी अनुपस्थित है, अगर वो भी नहीं है तो कौन करेंगे, तो राज्यसभा के उपसभापति अध्यक्षता करेंगे। कौन करेंगे, तो राज्यसभा के उपसभापति अध्यक्षता करेंगे। यदि अगर पूछ ले कि वो भी अनुपस्थित है, वो भी नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति पीठासीन होंगे, ऐसे व्यक्ति को बैठाया जाएगा जो बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा तय किया जाए। मतलब जितना भी बैठक में सदस्य रहेंगे वह जो तय करेंगे उसके अनुसार कोई एक व्यक्ति को बैठाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर कि भारतीय संविधान का अभिभावक है। भारतीय संविधान का अभिभावक है राष्ट्रपति नहीं, लोकसभा नहीं, मंत्रिमंडल नहीं, सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि यही देख रेख करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का अभिभावक है। सर्वोच्च न्यायालय है तभी राष्ट्रपति है, लोकसभा है, मंत्रिमंडल सब इसी के अंदर आता है, क्योंकि संविधान का जो संरक्षण करता है सर्वोच्च न्यायालय। तो यही नहीं रहेगा तो कोई नहीं रहेगा। तो भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है, सर्वोच्च न्यायालय। अब है कि भारतीय संविधान का अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय, तो सही है। अब संविधान का जो अनुच्छेद 132 है, 132 है, 133 है और 228 है, इसमें संविधान की व्याख्या करने का जो अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दे दिया गया। पूछेगा कि किस किस अनुच्छेद में, 132 में, 133 में और 228 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है। समष्टि जो अर्थशास्त्र है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसका जो जनक है वह कौन है, तो इसका जनक J.M. किन्स हो जाएंगे, J.N. किन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटने के क्रम के अनुसार सजाए। इस टाइप का क्वेश्चन बिहार में जितना भी एग्जाम हो, या दरोगा का या बिहार पुलिस का, एक न एक जरूर आता है कि उनके घटना का जो क्रम है, उनके घटने का क्रम के अनुसार सजाना। तो देखिए, पहले तो सभी का पता होना चाहिए कि योजना अवकाश, रोलिंग प्लान क्या है, गॉडगिल मॉडल क्या है और महालनोबिस मॉडल क्या है। अगर ये चारों पता रहेगा तभी हम इसमें कुछ कर सकते हैं। अब है महालनोबिस मॉडल। ये क्या है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना हुआ था 1956 से 61 में, पीवी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसके अंतर्गत उद्योगों के विकास को प्राथमिकता दी गई। तो महालनोबिस जो मॉडल है, अगर इसका पूछेगा तो ये हो जाएगा कि यह 56 से लेके 61 तक, ठीक है। अब है योजना अवकाश। तो योजना अवकाश 66 से हुआ था 69 तक, तो इसका हो जाएगा 66। इसका डेट पता चल गया कि 66 से 69 तक, इसका पता चल गया 56 से 61 तक, ठीक है। अब है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में डी आर गॉडगिल मॉडल हुआ था। डी आर गॉडगिल मॉडल हुआ था किसमें, तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। ये कब हुआ था, तो यह 69 में हुआ था। यह कब हुआ था, तो यह 69 में हुआ था। पहले 56 हुआ, 66 हुआ, अब 69 हो गया। कब हुआ था, तो यह 69 में हुआ था। अब नेक्स्ट है कि अब दिया हुआ रोलिंग प्लान। तो रोलिंग प्लान कब हुआ था, तो 78 से 83 अवधि के लिए अनवरत योजना अथवा आवर्ती योजना, इसी को रोलिंग प्लान कहते हैं। अनवरत योजना, आवर्ती योजना, इसी को रोलिंग प्लान कहते हैं। लेकिन 1980 में इसको क्या किया गया, तो समाप्त कर दिया गया। अब हमको सबका डेट पता चल गया। रोलिंग प्लान 78 पता चल गया, 78 और 56। तो हमारा जो राइट आंसर होगा सबसे पहले कौन होगा, तो 4 नंबर होगा। 4 नंबर 3 ऑप्शन में है, ठीक है। उसके बाद दूसरा होगा हमारा 3 नंबर। दूसरा योजना अवकाश जो कि 66 में हुआ था, तो 3 नंबर 3 3 एक ही में है, तो हमारा सी हो जाएगा। 4 3 1 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भारत में किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। 3 स्तर के पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। अगर आप पूछेगा कि यह समिति ने कब की थी, तो 1957 में की थी सिफारिश। है कि समिति के सिफारिश के आधार पर ही राजस्थान के विधानसभा ने 2 सितंबर 1959 को, कब, 2 सितंबर 1959 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया। और जवाहरलाल नेहरू ने इसे 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पंचायती राज का उद्घाटन किया। पंचायती राज का उद्घाटन किसने किए, तो जवाहरलाल नेहरू ने किए। कब किए, तो 2 अक्टूबर को। पंचायती राज दिवस भी 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब, तो 1959 ईस्वी में। कहाँ किए, तो राजस्थान के नागौर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भारत सरकार के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया।
ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, तो 1986 ईस्वी में। कब लागू हुआ, 1986 में इसे लागू किया गया। अब क्या है कि इसमें क्या है, तो पर्यावरण के अधिनियम में जितना लिखा हुआ है, इसके किसी भी नियम का अगर उल्लंघन करते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो दंड का आप भागी होइएगा, आपको दंड मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है कहाँ है, तो माउंट आबू में। आंतरिक सुरक्षा अकादमी माउंट आबू में स्थित है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आंतरिक सुरक्षा अकादमी माउंट आबू में स्थापित की गई है। कहाँ, तो माउंट आबू में स्थापित की गई है। नेक्स्ट है कि प्रिंस ऑफ वेल्स कप, खेल से तो हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि प्रिंस ऑफ वेल्स कप कहाँ है, सॉरी किससे संबंधित है, या गोल्फ से संबंधित है प्रिंस ऑफ वेल्स कप। अब है गोल्फ से जुड़े और कुछ कप के बारे में याद कर लीजिए, तो सर्किट कप पूछेगा, या वाकर कप पूछेगा, या राइडर कप पूछेगा, या डनफिल कप पूछेगा, सब गोल्फ से संबंधित है। फिर से सर्किट कप, राइडर कप, बाकर कप, उसके बाद डनफिल कप, सब गोल्फ से संबंधित है। नेक्स्ट है कि बिहार में बाढ़ के कारणों में कौन सा सही नहीं है। बिहार से जो क्वेश्चन एक दो रहता है हमेशा कि बिहार में बाढ़ के कारणों से कौन सही नहीं है, तो बिहार में हिमालयी नदियों का प्रभाव, यह तो है बाढ़ का कारण, क्योंकि उसी से पानी बहुत आता है। नदियों द्वारा मार्ग बदलना, ये भी सही है, क्योंकि कभी इधर से उससे बाढ़ आ जाता है। बिहार में बहुउद्देशीय परियोजनाएं, यही नहीं है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब मानसून के समय अधिक वर्षा, ये तो होता है, अभी भी बारिश बहुत हो रहा है, तो यह बाढ़ के कारण है। अब बिहार में उत्तर बिहार जो कि उत्तर में है, वह बाढ़ के आपदा के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ सबसे ज़्यादा बाढ़ कहाँ होता है, तो उत्तर बिहार में, उत्तर तरफ। बिहार में बाढ़ के प्रमुख कारण क्या है, तो हिमालयी नदियाँ, हिमालय से जितना भी नदी निकलती है सो, जल का अधिक मात्रा, नदियों द्वारा मार्ग बदलना। अगर नदी कभी इधर से कभी इधर से मार्ग बदलेगा तो भी बाढ़ आएगा। मानसून अवधि में भी सबसे ज़्यादा बारिश होता है, ये सब है। अब है कि बहुउद्देशीय जो परियोजना बाढ़ का कारण नहीं बल्कि बाढ़ के रोकथाम का उपाय है। अगर जहाँ बाढ़ ज़्यादा आता है तो वहाँ बहुउद्देशीय परियोजना बनाया जाता है, जिससे एक उद्देश्य, बहुउद्देशीय मतलब इसका एक उद्देश्य नहीं होता है, बिजली में उपयोग होता है, उसके पानी से किसान सिंचाई करता है, तो इसलिए यह कारण नहीं है, यह इसका निवारण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता बिहार का कौन सा जिला, तो यह मैप पर आधारित क्वेश्चन है। सुपौल हो जाएगा, पश्चिम चंपारण, मधुबनी सब है, लेकिन मधेपुरा यह नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो इस पता होना चाहिए कि कितना जिला है जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। तो नेपाल के साथ कुल 7 गो जिला साझा करता है, जिसमें अगर हम पश्चिम की ओर से इनका क्रम अगर हम देखेंगे, मतलब सबसे पश्चिम से, तो सबसे पश्चिम में अगर देखेंगे तो पश्चिम चंपारण हो गया। उसके बाद आएगा पूर्वी चंपारण का नंबर, उसके बाद साझा करता है सीतामढ़ी, उसके बाद मधुबनी, उसके बाद सुपौल, उसके बाद अररिया, उसके बाद किशनगंज। एक बार और देख लीजिए, अगर पश्चिम क्रम से अगर पूरब की ओर हम आएंगे, पश्चिम से अगर हम पूरब की ओर आएंगे तो सबसे पहले होगा पश्चिम चंपारण, उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद सीतामढ़ी, उसके बाद मधुबनी, उसके बाद सुपौल, उसके बाद अररिया, उसके बाद किशनगंज, पूरा 7 गो जिला याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जरवा जनजाति किस राज्य के शासित प्रदेश में निवास करती है। जरवा जनजाति से एक क्वेश्चन अवश्य रहता है, जिसमें अभी पूछा गया है कि जरवा, तो ये अंडमान निकोबार में। जरवा कहाँ है, तो अंडमान निकोबार में। अब अंडमान निकोबार में एक और जनजाति रहता है, जिसका नाम क्या है, तो उसका नाम है सेंटिलीज जनजाति। कहाँ है, तो ये भी अंडमान निकोबार में। अंडमान द्वीप समूह में रहने वाले अंडमानी कौन कौन हो जाएगा, अंडमानी, जरवा, ओग्रेस और प्रहरी नेग्रिटो समूह के हैं, जबकि निकोबार द्वीप समूह में रहने वाले निकोबारी और सोम्पेंस मंगोलार्ड समूह के हैं। जो निकोबार द्वीप में है उसका जो समूह है वो मंगोलार्ड है, कौन हो जाएगा, तो सोम्पेंस हो जाएगा। और निग्रोस जो नेग्रिटो समूह के कौन कौन हो जाएंगे, तो अंडमानी, जारवाज, ओगेस और प्रहरी नेग्रिटो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पहाड़ों की रानी किस शहर को कहा जाता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि पहाड़ों की जो राजधानी है वो किस शहर का कहा जाता है, तो वह जो शहर है वह डूंगरपुर को कहा जाता है। पहाड़ों की रानी डूंगरपुर को कहा जाता है। वो कहाँ है, तो राजस्थान राज्य का एक नगर है। कहाँ है, तो राजस्थान में है। इस नगर को पहाड़ों की नगर कहा जाता है। डूंगरपुर में जीव जंतुओं और पक्षियों के विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। मसूरी उत्तराखंड को प्रकृति की गोद में बसा हुआ, मसूरी उत्तराखंड को किस क्या कहते हैं, तो प्रकृति के गोद में बसा हुआ अत्यंत मनोरस शहर है। और मसूरी को क्या कहते हैं, तो पहाड़ों की रानी कहा जाता है। पहाड़ों की रानी को किसको कहते हैं, तो मसूरी को कहते हैं। अब पहाड़ों की नगरी किसको कहते हैं, तो डूंगरपुर को कहते हैं। तो चलिए यहाँ हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अभी तक वीडियो देखे होंगे तो लगा होगा कि इससे आप लोगों को कुछ लाभ होता है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और
बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो का अगर नोटिफिकेशन आएगा तो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।